नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो कब ये माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है? जब कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की सारी ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाएंगी, उस मोमेंट में ये माना जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो चुका है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तो यही है कि आपकी जो भी ड्यूटी है आप उसको परफॉर्म कर दीजिए। मान लीजिए आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं अपनी गाड़ी 5 लाख रुपए में बेचूंगा, उसने एक्सेप्ट किया, आपने गाड़ी दे दी, उसने 5 लाख रुपए दे दिए, तो आपने अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, डिस्चार्ज हो गया, है ना। दूसरा है बाय म्यूचुअल कंसेंट, यानी कि आपसी सहमति से भी आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला है नोवेशन। नोवेशन का मतलब ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें कोई नई टर्म्स एंड कंडीशंस जोड़ दी, तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो डिस्चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप एक किराएदार हो, आपने मकान मालिक से कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जी 11 महीने तक मैं आपके मकान में रहूँगा और इतना किराया हर महीने दूंगा, मान लो 10,000 रुपये किराया दूंगा, ठीक है जी। लेकिन 6 महीने बाद जो मकान मालिक है वो आपसे कहता है कि जो मेरा मकान है उसमें से एक कमरा आपको खाली रखना होगा जिसमें मैं अपना सामान रखूँगा। तो ये एक नई टर्म एंड कंडीशन जोड़ दी गई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है जी। और ये एक मेजर चेंज है, क्योंकि भैया अब तक सारा मकान उस किराएदार का था, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन जुड़ी तो एक कमरा जो है उसको खाली रखना पड़ा, तो मेजर चेंज आया, तो इसको हम कहेंगे नोवेशन। और नोवेशन जब भी किया जाता है तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है जी। अगला है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब ये है कि आप चेंज कर रहे हो पुराने कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन एक छोटा सा चेंज है, कोई स्लाइड चेंज है। फॉर एग्जांपल, आपने 10,000 रुपये महीने के हिसाब से किराया देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन 2 महीने बाद आपका जो मकान मालिक है आपके पास आता है और कहता है कि सर जी मार्केट का रेट बढ़ गया है, अब आपको 10,000 नहीं 12,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। तो ये जो है ये एक स्लाइड चेंज है पिछले कॉन्ट्रैक्ट में, इसको हम कहते हैं ऑल्टरेशन। और जब भी ऑल्टरेशन होता है तो एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है, पुराना डिस्चार्ज हो जाता है, लेकिन ये होना चाहिए म्यूचुअल कंसेंट से, ठीक है जी। तीसरा है रिसेशन। रिसेशन मतलब कैंसिल कर देना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आपने किया। मान लो आपने किराए पे मकान लिया, लेकिन 11 महीने के लिए लिया था, 6 महीने बाद आपको कोई दूसरा मकान मिल गया, बहुत अच्छा, उससे बेटर मकान मिल गया, कम किराए में मिल गया, या फिर आपकी नौकरी कहीं और लग गई, ट्रांसफ़र हो गया। ऐसे केस में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहते हो, मकान मालिक भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, हाँ जी ठीक है, जेन्युइन रीज़न है, तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को आपसी सहमति से ख़त्म कर दिया, तो इसको कहते हैं रिसेशन। चौथा है वेवर। वेवर का मतलब ये है, मान लो आपने किसी से कुछ सामान लिया, एक शॉपकीपर है, फर्नीचर बेचता है, आपने उससे 1 लाख रुपए का फर्नीचर लिया, एक सोफ़ा लिया, कुछ चेयर्स ली, कुछ टेबल्स ली, है ना। 1 लाख रुपए का फर्नीचर लिया, लेकिन आपके पास 90,000 रुपये थे, आपने 90,000 रुपये दे दिए, बचे 10,000 रुपये, उसको आप देने में असमर्थ हो, तो दुकानदार बोला चलो छोड़ दिए, तो ये क्या किया उसने, वेवर दे दिया आपको, ठीक है जी। पांचवा है अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन। मान लो आपने किसी से 1 लाख रुपए का लोन लिया, वो आदमी आता है आपके पास अपने 1 लाख रुपए वापस लेने के लिए विद इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पर आपके पास पैसे तो है ही नहीं, तो आपने उससे कहा कि मेरे घर में जो भी सामान है आप लेके जा सकते हो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, तो वो आपके घर का सामान जो है उठा करके ले गया, ये जानते हुए कि आपके घर के सामान की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 रुपये है, लेकिन उसने लोन दिया था 1 लाख रुपये का। लेकिन अगर वो सामान लेके जा रहा है, इसका मतलब उसने सहमति दी है कि वो आपके लोन को माफ़ कर रहा है और उसके एवज में आपका सामान ले रहा है। ऐसा नहीं कि सामान भी ले गया और फिर कह रहा है कि जी अभी तुम्हारे इतने पैसे बाकी हैं। तो इसको कहते हैं अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन, जब आपने आपसी सहमति से सेटिस्फैक्शन कर लिया है जो भी आपकी लाइबिलिटी थी उसके अगेंस्ट कुछ और चीज़ का, ठीक है जी। तीसरा है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मान लो कानून के अंदर कोई प्रावधान दिया गया है जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। फॉर एग्जांपल, जो प्रॉमिसर था उसकी डेथ हो गई, किसी ने आपसे वादा किया कि वो आपकी पेंटिंग बनाएगा, आप उसको 50,000 रुपये दोगे। अब वो जो पेंटर है वो पेंटिंग बनाने से पहले ही उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। अगला है इंसॉल्वेंसी। मान लो दिवालिया हो गया, आपसे कि एक व्यक्ति ने कुछ पैसे लिए थे, अब वो हो गया दिवालिया, उसके पास पैसे नहीं है, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है मर्जर। मान लो आपने 1 लाख रुपए लिए मनी लेंडर से, ठीक है जी, जो भी ज़मींदार है या पैसे देता है आपको, उससे आपने 1 लाख रुपए उधार लिए। अब कुछ महीने बाद आपको वापस पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो आपको पता है भैया दोबारा तो वो पैसे देगा नहीं, तो आप अपने घर की कुछ ज्वेलरी लेकर चले गए गिरवी रखने के लिए, जिसके अगेंस्ट आपने 4 लाख रुपए का और लोन ले लिया, ठीक है जी। तो पहला लोन था 1 लाख रुपए का, अब ये 4 लाख रुपए का। आपने उससे कहा मनी लेंडर से कि आप मेरे जो ये दोनों लोन्स हैं उसको एक में मर्ज कर दीजिए। तो जब ये मर्जर होता है तो पिछला वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है जी। अब आपका जो आगे का लोन होगा वो 5 लाख रुपए का होगा एक सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, और पिछले जो आपके 1 लाख और 4 लाख के अलग अलग लोन थे वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है जी।
इसके बाद आता है अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन इन रिटन डॉक्यूमेंट। कोई भी एक रिटन डॉक्यूमेंट है, कोई डीड है, कोई रजिस्ट्रेशन है, कुछ भी है, उसमें मान लो कोई वैल्यू लिखी हुई है, 1,00,000 रुपये लिखे हुए हैं, आपने 1 0 काट दी, 10,000 रुपये हो गए, तो ये क्या है, मटेरियल ऑल्टरेशन है, वो भी अनऑथराइज्ड। क्यों? क्योंकि ये आपने खुद किया है बिना किसी की सहमति से, आपने दूसरी पार्टी को ये बताया नहीं है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो। तो जब भी आप कोई ऐसी हरकत करोगे तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। इसके बाद एक और तरीका है कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने का, वो है लैप्स ऑफ टाइम। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, 3 साल तक आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना होने के बावजूद कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज माना जाएगा बाय द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। ठीक है जी। कोर्ट ये मानता है कि यार 3 साल से जब तुमने छोड़ ही रखा था तो छोड़ ही, तो फिर क्या ही करना है उसको लटका के, है ना। उसके बाद जो एक लास्ट रीज़न है वो है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये 2 तरीके की होती है। सबसे पहले इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल मतलब जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसी वक्त उसको करना इम्पॉसिबल है, फिर भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, देखिए ऐसे में 2 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो दोनों पार्टीज़ को पता ही नहीं था कि उस कॉन्ट्रैक्ट को करना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल वो गाड़ी की डील कर रहे थे और जिस गाड़ी की डील कर रहे थे वो ऑलरेडी जल चुकी है, उसका कोई एक्सीडेंट हो चुका है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता। तो ऐसे केस में जब दोनों ही पार्टीज़ को पता नहीं था तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा, वो एक वॉइड एग्रीमेंट होगा, मतलब वो उस मोमेंट में ही डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी। या फिर अगर एक पार्टी को पता था, जो प्रॉमिसर है उसको पता था कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, जो खरीद रहा है उसको नहीं पता था, तो ऐसे केस में जो प्रॉमिसर है वो डैमेजेस देने के लिए लायबल होगा। ठीक है जी। और अगर दोनों को ही पता था तो ऐसे केस में भी ये वॉइड एग्रीमेंट होगा। ठीक है जी। आगे बात करते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इसको हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी कहते हैं। यानी कि जिस मोमेंट में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस मोमेंट में तो वो हो सकता था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जिसकी वजह से वो इनवैलिड करार कर दिया जाएगा और वॉइड हो जाएगा। ठीक है जी। इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन होती है ना जब कोई काम होते होते रह जाता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी इसको कहते हैं। देखो सबसे पहले डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर, मान लो आप गाड़ी की डील कर रहे थे और गाड़ी जल गई, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, तो ऐसे केस में जब आप डील कर रहे थे तब तो गाड़ी थी, सही सलामत थी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पैसे अभी आए नहीं हैं, उससे पहले ही गाड़ी जो है जल गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। दूसरा है चेंज ऑफ लॉ। मान लो आपने प्लास्टिक बैग का कॉन्ट्रैक्ट किया, 50 प्लास्टिक बैग बेचने का, जिस समय आप कर रहे थे उस समय प्लास्टिक बैग लीगल था, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन डिलीवरी से पहले ही जो प्लास्टिक बैग था वो इलीगल करार कर दिया गवर्नमेंट ने, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी। तीसरा है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। आप एक चाइनीज़ कंपनी के साथ कोई ट्रेड कर रहे थे, इंडिया चाइना का वॉर हो गया, तो ऐसे केस में वो ट्रेड करना इम्पॉसिबल हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। चौथा है नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट। मान लो कोई बहुत बड़ा डांस का इवेंट होने वाला था बैंगलोर में, जिसको अटेंड करने के लिए आपने होटल में, जो उसके सबसे नज़दीक होटल था, उसमें एक रूम बुक कराया था, अब वो इवेंट ही कैंसिल हो गया, आपने रूम कैंसिल कर दिया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इवेंट जो है वो कैंसिल हो गया था, आपको डैमेजेस नहीं देने पड़ेंगे रूम कैंसिल करने के। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं साहब, ऐसे नहीं कि आप कभी भी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कह करके और उस जो कॉन्ट्रैक्ट को आप रद्द करवा दोगे, डिस्चार्ज करवा दोगे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले डिफ़िकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस कोई आधार नहीं हो सकता डिस्चार्ज करने का। फॉर एग्जांपल आपने 1,00,000 चेयर सप्लाई करने का ऑर्डर दिया था, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपने एक्सेप्ट तो कर लिया, मतलब आपको ऑर्डर मिला था और आपने 1,00,000 चेयर देने का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, आपकी कैपेसिटी नहीं है कि तय समय के अंदर आप 1,00,000 चेयर दे सको, तो ये क्या है, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस है, और ये कोई कारण नहीं है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का। आपको साम दान दंड भेद कुछ भी करो, लेकिन 1,00,000 चेयर देनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपको डैमेजेस देने होंगे, क्योंकि एक्सेप्ट क्यों किया फिर ऑर्डर आपने। दूसरा है पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी। मान लो आपके पास 3 फैक्ट्रियाँ थी, फर्नीचर फैक्ट्री, जिसमें आप चेयर बना रहे थे, 3 में से 2 को आग लग गई, तो ये क्या हुआ, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी। अगर तीनों फैक्ट्रियाँ सही सलामत होती है बना देते, अब 2 में आग लग गई, आप क्या करोगे, तो अब आपको कैसे भी करके मैनेज करना पड़ेगा, जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं फर्नीचर के, उनके साथ बात करिए और अपना जो ऑर्डर है उसको पूरा करिए। आपको टाइम एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन ऑर्डर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा। तीसरा है डिफ़ॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी। मान लो आप एक मैन्युफैक्चरर हो, दूसरा बंदा एक होलसेलर है या कोई भी सेल्स की कंपनी है उसने आपको एक ऑर्डर दिया, आपने मैन्युफैक्चर कर दिया, लेकिन आपका जो ट्रांसपोर्टर था वो सही समय पे आया नहीं। अब आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी मेरा तो ट्रांसपोर्टर अवेलेबल नहीं है, मैंने सामान बना के रख लिया, लेकिन मैं पहुंचा नहीं सकता समय पर। अब आपको कोई भी और ट्रांसपोर्टर हायर करना पड़ेगा, ताकि वो समय पर जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो पूरा
हो सके, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा जब तक आपने पूरा काम नहीं किया है। चौथा है कमर्शियल डिफिकल्टी। मान लो आपने चेयर्स का जो है 10,000 चेयर का ऑर्डर ले लिया, 100 रुपये प्रति चेयर आप कॉस्ट कर रहे हो, लेकिन उसको बनाने की कीमत ही 120 रुपये हो चुकी है, कॉस्ट ही इंक्रीज हो गई रॉ मटेरियल की। तो ऐसे केस में भी आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, बेशक कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, क्योंकि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को उस समय किया था जब वो करना आपके लिए पॉसिबल था। तो कमर्शियल डिफिकल्टी कोई रीज़न नहीं होगा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। पांचवा है स्ट्राइक एंड लॉकआउट। मान लो आपकी एक फैक्ट्री है जो टीवी बनाती है, आपने 50 टीवी सप्लाई करने का ऑर्डर ले लिया। अब ऑर्डर ले लिया लेकिन वहाँ पे हो गई स्ट्राइक या लॉकआउट हो गया, फैक्ट्री हो गई बंद, तो अब आप उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे हो। मैन्युफैक्चर नहीं करोगे तो सप्लाई कैसे करोगे? ऐसे केस में आप अगर अपनी फैक्ट्री से नहीं कर सकते तो किसी दूसरी फैक्ट्री से करो या स्ट्राइक खत्म करो, कुछ भी करो, लेकिन ऑर्डर तो पूरा करना पड़ेगा। ये एक जो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के अंदर ये नहीं आता है स्ट्राइक एंड लॉकआउट जो है, ठीक है, क्योंकि इसको आप मैनेज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? इम्पॉसिबिलिटी में क्या एक्सेप्शंस हैं और क्या नहीं है। इम्पॉसिबिलिटी भी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकती है और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो अभी तक हमने जो कारण समझे हैं उनको मैं समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले बाय परफॉर्मेंस आप डिस्चार्ज कर सकते हो, दूसरा बाय म्यूचुअल कंसेंट आप डिस्चार्ज कर सकते हो, जिसमें कि नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, वेवर और अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन आते हैं। उसके बाद आप डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो कानून के प्रावधानों के अनुसार, है ना, जिसमें आपकी डेथ, इंसॉल्वेंसी या मर्जर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आते हैं। उसके बाद है आपका लैप्स ऑफ टाइम। अगर आपका टाइम लैप्स हो चुका है इंडियन लिमिटेशन एक्ट के आधार पर तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, या फिर आपने कोई अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्ट्रेशन करी है किसी रिटर्न डॉक्यूमेंट में तो भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, या फिर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबल हो गया है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।